हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के बारे में। दोस्तों, आज अगर आपको किसी से मिलना हो या बात करनी हो तो आपको उन्हें कॉल करना पड़ता है, टेक्स्ट करना पड़ता है, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप करेंगे तो वीडियो कॉल कर लेंगे बस। लेकिन क्या हो अगर आप घर से निकले बिना ही उनसे जब चाहे तब मिल सके, जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप रहते हो मुंबई में और आपका जो फ्रेंड है वो रहता है दिल्ली में, और आप दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है और आप दोनों मिल नहीं पा रहे अपने अपने बिजनेस के चक्कर में, अपने अपने बिजीनेस के चक्कर में। अगर आपको उन्हें मिलना ही है तो सिर्फ दो ऑप्शन है। एक तो ये कि आप ट्रेन से जा सकते हैं और या तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों ऑप्शंस में आपको टाइम और पैसे दोनों ही ज्यादा लग जाएंगे। तो फिर तीसरा ऑप्शन आता है मेटावर्स, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेटावर्स की हेल्प से आप अपने घर बैठे बैठे ही अपने फ्रेंड से मिल भी सकते हैं, उनको टच भी कर सकते हैं और उनके साथ बैठ के कॉफी पीते पीते गप्पे भी लड़ा सकते हैं। है ना बिल्कुल अमेजिंग आइडिया। चलो फिर इसी अमेजिंग आइडिया की सारी डिटेल्स को हम ध्यान से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक को मेटा के रूप में रीब्रांड करने के बाद से ही मेटावर्स डिस्कशन का एक हॉट टॉपिक रहा है, जबकि काफी लोग इसे इंटरनेट के नेक्स्ट स्टेज के रूप में देखते हैं, जिसको वेब 3 या 3.0 के रूप में भी जाना जाता है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि आखिर ये मेटावर्स है क्या और ये कॉन्सेप्ट आया भी कहां से। मेटावर्स वर्ड के बारे में सबसे पहले हमें पता चला नील स्टीफनसन और उनके डायस्टोपियन साइबर पंक के नॉवेल स्नो क्रैश से, जो कि 1992 में पब्लिश हुई थी, जो मैट्रिक्स नाम की एक वर्चुअल रियलिटी डेटा स्पेस को एक्सप्लेन करती है। नॉवेल में स्टीफनसन ने लिखा है कि स्नो क्रैश में मेटावर्स एक 3D वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसे पर्सनल टर्मिनल्स और वर्चुअल रियलिटी गॉगल से एक्सेस किया जाता है, जिसमें ऑकुलस क्वेस्ट और दूसरे VR हेडसेट्स के साथ बहुत कुछ है। ये 3D स्पेस अपने यूजर्स को 100 मीटर चौड़ी सड़क और स्ट्रीट के साथ बनाए गए अर्बन एनवायरनमेंट के रूप में दिखाई देता है। हकीकत में किसी भी रियल जगह की तरह यहाँ पर आप अपने खुद के लिए छोटे रोड्स बना सकते हैं। इवन यहाँ पे आपको जैसी चाहिए वैसी बिल्डिंग्स, पार्क्स, ये सारी चीजें भी बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और मान लो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और इतना गुस्सा आ रहा है कि आपका बस चले तो आप सामने वाले को जान से मार दे, बट रियल लाइफ में तो ऐसा कर नहीं सकते, बिकॉज यहाँ तो आपने ऐसा कुछ भी किया तो आपको जेल हो सकती है और या तो फांसी भी हो सकती है। बट यहाँ वर्चुअल वर्ल्ड में आपको इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा, और वो ऑप्शन ये है कि यहाँ आप अपना खुद का एक कॉम्बैट जोन भी क्रिएट कर सकते हैं। बस फिर क्या, बुलाओ साले को अखाड़े में और कर लो अपनी कसर पूरी। फिर यहाँ पे आप उसको मार के खीमा बना दो या उसका मर्डर करके उसका सूप पी जाओ, डजंट मैटर। अगर स्टीफनसन के मेटावर्स के विजन आपको थोड़ा सा भी फेमिलियर लगता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है मल्टीप्लेयर गेम्स, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेकेंड लाइफ, जिसको रिलीज किया गया था 2003 में। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये सेकेंड लाइफ है क्या। तो दोस्तों, सेकेंड लाइफ एक ऑनलाइन मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने खुद के ऑनलाइन अवतार बना सकते हैं और आप उस गेम में अपनी खुद की एक अलग, जैसी चाहे वैसी अपने पसंद की एक वर्चुअल दुनिया बना सकते हैं। आप यहाँ अपनी वर्चुअल प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं और उसको बाय या सेल भी कर सकते हैं वर्चुअल कॉइन्स के द्वारा। वर्चुअल एक्सपीरियंसेस जैसे सेकेंड लाइफ को हम प्रोटो मेटावर्स भी कह सकते हैं। और जो मेटावर्स मार्क जुकरबर्ग क्रिएट करना चाहते हैं वो कोई नॉर्मल वर्चुअल एक्सपीरियंस नहीं होने वाला दोस्तों। इट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ द इंटरनेट। मार्क जुकरबर्ग ने जो रिसेंट लेटर अपने एम्प्लॉयज को लिखा, उसमें वो कहते हैं कि हम डेस्कटॉप टू वेब टू मोबाइल और टेक्स्ट टू फोटोज टू वीडियोज तक ही पहुंचे हैं अभी तक, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द लाइन। The next platform will be even more immersive and embodied internet where you are in the experience, not just looking at it. We call this the metaverse and it will touch every product we build.
इसका सीधा साधा मतलब यही है कि नेक्स्ट प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा इमर्सिव होगा, जहां आप चीजों को न ही सिर्फ देख पाएंगे बल्कि उसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मेटावर्स ऑलरेडी है? डज मेटावर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट? सो अगर मेटावर्स को एम्बॉडीड इंटरनेट बनना है तो उसमें कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो आइसोलेटेड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस जैसे सेकेंड लाइफ से डिफरेंट हो। वेंचर कैपिटलिस्ट मैथ्यू बॉल ने अपनी वेबसाइट में डिस्क्राइब किया है कि मेटावर्स वास्तविक समय में प्रदान की गई 3D वर्चुअल दुनिया का एक व्यापक रूप से स्केल और इंटरऑपरेबल नेटवर्क है, जिसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की भावना के साथ पहचान और इतिहास जैसे डेटा की निरंतरता के साथ प्रभावी रूप से अनलिमिटेड यूजर्स द्वारा समकालिक और लगातार अनुभव किया जा सकता है। चलो मेटावर्स की बेटर क्लैरिटी के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। तो उस लिस्ट में मैसिवली स्केल्ड, इंटरऑपरेबल, रियल टाइम रेंडर्ड, 3D वर्चुअल वर्ल्ड, ऐसे वर्ल्ड्स को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। परसिस्टेंट, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजर, कोई लिमिट नहीं, इंडिविजुअल सेंस ऑफ प्रेजेंस, इतना सेंस ऑफ प्रेजेंस होगा कि आप सामने वाले की सांसों को भी फील कर पाएंगे। एंड लास्ट में आता है कंटिन्यूटी ऑफ डेटा, मतलब वहां पे डेटा की तो कोई कमी रहेगी नहीं, बिकॉज विदाउट डेटा तो मेटावर्स चलने वाला है नहीं, बिकॉज इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। सो अगर हम देखने जाए तो मेटावर्स का फ्यूचरिस्टिक रिटेल एग्जांपल क्या हो सकता है? चलो इन सारे पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मेटावर्स के थ्रू एक यूजर एक बहुत बड़े वर्चुअल शॉपिंग मॉल में एंट्री करता है और उस मॉल में लोग एक बड़ी संख्या में जा सकते हैं, जैसे हम रियल लाइफ मॉल में जाते हैं, और वहां से आप यूनिक डिजिटल आइटम खरीद सकते हैं और फिर उसी डिजिटल आइटम को कुछ टाइम बाद कंप्लीटली डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड में आप बेच भी सकते हैं, या फिर शायद आप चाहे तो उसको ट्विटर, ईबे पर भी बेच सकते हैं। तो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे यार कि ऐसा तो हमने एक मूवी में देखा था, तो चलो फिर उस मूवी का नाम भी मैं ही बता देता हूँ। तो ये मूवी है अर्नेस्ट क्लाइन की बुक रेडी प्लेयर वन से, जो कि पब्लिश हुई थी 2011 में, और उसको डायरेक्ट किया था लेजेंडरी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने। तो अगर हम मेटावर्स के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। मेटा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स ऑकुलस का लीडिंग प्रोड्यूसर है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में होलोलेंस की अपनी पहली रिलीज के बाद से ही ऐसे वेरियस एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऐसे रूमर्स हैं कि एप्पल 2022 में अपने AR और VR हेडसेट रिलीज करने वाला है। HTC, Pico, मैजिक लीप और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी तेजी से वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स को एडवांस कर रहे हैं, जबकि कैस्केड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर्स बैक एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डिफरेंट कंप्यूटेशन को लोड करके एज डिवाइसेस में शिफ्ट कर रहे हैं। यूनिटी का फ्यूरियोसिस पूरी तरीके से इंटरएक्टिव रियल टाइम 3D एटमॉस्फेयर को स्ट्रीम करने का एक प्राइमरी एग्जांपल है, जहां एटमॉस्फेयर को रेंडर करने की भारी लिफ्ट को उनके ऑटोमेटिकली रूप से स्केलिंग GPU सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मेटावर्स एक सर्वव्यापी कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस होगा जहां यूजर्स कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस जैसे ट्रेडिशनल डिवाइसेस यूज करने का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उभरते इमर्सिव AR और VR वेरिएबल्स के साथ एक्सपीरियंसेस को भी बढ़ा सकते हैं। सो फाइनली वो सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो जनवरी 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क के अस्तित्व में आने के बाद से ही फाइनेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट कर रही थी, उनका यूज मेटावर्स में डेटा की निरंतरता को सक्षम करने के लिए किया जा सकता है। NFT या नॉन फंजिबल टोकन एक्सेलेंट एग्जांपल है इसके। डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्निक्स फेयर यूज करने के लिए और पहले से ही 3D वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ऑलरेडी इनका यूज हो रहा है। एपिक गेम्स के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर मार्क पैटिट ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि मेटावर्स को शेयर्ड वर्चुअल वर्ल्ड्स की जरूरत होगी जिसमें इनकॉर्पोरेट परसिस्टेंस हो। इसका मतलब है कि एक आइडल कस्टमर को अपने डिजिटल सामान के साथ एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने की फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसका एग्जांपल ये है
कि फ्यूचर में नाइक से खरीदे गए यूजर के NFT शूज होंगे जो मेटा के हॉरिजन प्लेटफॉर्म में अवतार के यूज के लिए भी अवेलेबल होंगे, जबकि दूसरे वर्चुअल वर्ल्ड्स लाइक फोर्टनाइट और माइनक्राफ्ट में होते हैं। सो इसका दूसरा एग्जांपल ये है सबसे बड़ा डिसेंट्रलैंड, जो कि फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है और वर्ल्ड की कोई भी सेंट्रल लीडरशिप इसको कंट्रोल नहीं करती। ये दुनिया पूरी तरह इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड है एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन और वोटिंग के थ्रू प्लेयर्स पॉलिसीज को कंट्रोल और डिटरमाइन करते हैं। डिसेंट्रलैंड की अपनी खुद की भी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसका नाम है माना, जिसको किसी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से दूसरी कोई भी करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहें तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं माना को। While nobody would own the metaverse itself, just like nobody owns the internet today, Meta, Microsoft, Unity, Epic Games, Roblox और दूसरे ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे जो इसको कंट्रोल करना चाहेंगे और शायद इसीलिए ये लोग इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पानी की तरह बहा भी रहे हैं इस साइंस फिक्शन ड्रीम को सच करने के लिए। सो बिगिनिंग में मेटावर्स सिर्फ एक आइडिया ही था दोस्तों, जो सबसे पहले साइंस फिक्शन ऑथर नील स्टीफनसन की नॉवेल स्नो क्रैश में डिस्क्राइब किया गया था। लेकिन बहुत जल्द ये आइडिया रियलिटी बन सकता है बिकॉज बहुत सी लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनीज इस आइडिया को आज के इंटरनेट से भी बड़ा बनाने के लिए बेट कर रही हैं। एंड एनीवन हु डजंट वांट टू वेट फॉर इंडिविजुअल virtual experiences to form one massive world of worlds, they can join platforms like Decentraland, Horizon Workrooms, Second Life or Roblox to get at least some idea of what the future will possibly look like. So friends, it's a wrap on this video. So वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए इट्स योर बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।